हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यानी समकालीन दक्षिण एशिया और विश्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया। अगर आपने पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर दोस्तों आपसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस पार्ट में दोस्तों हम नेपाल और मालदीव के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नेपाल की। तो नेपाल कैसा देश है, किस प्रकार देश, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल रुद्र राष्ट्र है। स्थल रुद्र राष्ट्र का मतलब ये होता है कि नेपाल की कोई दोस्तों अपनी समुद्री सीमा नहीं है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये किसी देश के साथ समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, नेपाल के उत्तर से में चीन का स्वशासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत स्थित है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के 81.3% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं और नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र, यानी हिंदू जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो नेपाल है। हालांकि नेपाल में हिंदू धर्म जो वहाँ का राष्ट्र धर्म नहीं है। अब नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं शेर बहादुर देववा। क्लियर हो गया। तो ये है दोस्तों नेपाल की कुछ समझ। तो हम बात करते हैं दोस्तों नेपाल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि वहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक है या राजशाही है या सामंतशाही है और या सल्तनत काल है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों नेपाल की स्थिति की आपको हम बताते चलें तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। और नेपाल में अगर हम बात करें दोस्तों तो समय समय पर लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु वहाँ पर प्राय लोकतंत्र को उल्टाव होता रहा। यानी बार बार कभी लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र को समाप्त कर दो, फिर वहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना की गई, फिर राजशाही की स्थापना की गई। यानी हमेशा नेपाल में उठापटक चली रहती है। 1959 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी 1959 में पहली बार जो है नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना की गई। परंतु 1962 में नेपाल के जो नरेश थे महेंद्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके शासन जो है सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। 1967 में नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। पर 1962 में नेपाल के जो नरेश थे नरेंद्र सिंह ने दोबारा से शासन पर अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ पर फिर राजशाही स्थापित कर दी गई। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संघों तो श्रम संगठनों ने हमेशा आंदोलन जारी रखा और आज भी इन्हीं के माध्यम से नेपाल में आंदोलन चलता था। हालांकि वर्तमान में वहाँ पर लोकतंत्र है। 1991 में पूरे लोकतंत्र यानी पूर्ण रूप से लोकतंत्र, अब अगर हम पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना की बात करें नेपाल में तो दोस्तों पूर्ण रूप से नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित होता है वो होता है 1991 में। परंतु कुछ समय बाद लोकतंत्र को पुनः समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, हमने कहा कि पहले ही नेपाल में हमेशा कभी तो लोकतंत्र स्थापित होता है, फिर उठापटक चली रहती है। लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र के बाद दोस्तों वहाँ पर फिर सैनिक शासन, राजशाही शासन स्थापित हो जाता है। यानी एक छत्र लोकतंत्र या कहें एक मुश्त लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि वर्तमान में नेपाल में जो है लोकतांत्रिक सरकार है, बट कब तक है दोस्तों ये कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों 2002 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रतिनिधि सभा को भंग करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली 1991 के बाद, और जिससे नेपाल में लोकतंत्र का फिर से दोबारा से संकट पैदा हो गया। इसके विरोध में नेपाल में व्यापक आंदोलन हुए। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। लोकतंत्र की स्वतंत्रता को समाप्त करके नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। जैसे 1975 में हमें आपातकाल के दौरान नेताओं को जो है नज़रबंद कर दिया गया था। अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दलों ने 19 दिनों तक नेपाल नरेश के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया, जिसमें 21 लोग मारे गए और लगभग 5,000 लोग घायल हुए। इसी के बाद दोस्तों अप्रैल 2006 में नेपाल नरेश को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी पड़ी और संसद को पुनः बहाल करना
पड़ा। ये जो 7 राजनीतिक दल हैं, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। यानी अप्रैल 2006 में नेपाल में दोबारा पुनः संसद को बहाल करना पड़ा। नेपाल के जो नरेश थे उन्होंने इसको दोबारा से बहाल किया। उसके बाद दोस्तों गिरिराज जो गिरिजा प्रसाद कोइराला को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और नेपाल के साथ राजनीतिक जो 7 राजनीतिक दल हैं, नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर नए संविधान की रचना की। और 28 मई 2008 को पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। यानी जो पिछले 240 वर्षों से नेपाल में एक राजतंत्र पद्धति चली आ रही थी, राजतंत्र की शासन व्यवस्था चली आ रही थी, उसे 28 मई 2008 को समाप्त कर दिया गया, जब इन 7 दलों ने मिलकर एक संविधान की स्थापना की, संविधान बनाया। 15 अगस्त 2008 को संविधान सभा में प्रधानमंत्री निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ। और इस चुनाव में सीपीएन के नेता पुष्पकमल प्रचंड जो है दहल है, उन्हें प्रधानमंत्री चुने गए। और प्रचंड राजशाही समाप्त होने के पश्चात नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने, जिसका नाम है पुष्पकमल दहल। प्रचंड नेपाल के पहले प्रधानमंत्री राजशाही समाप्त होने के बाद। परंतु मई 2009 में प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 2013 नेपाल में पूर्ण रूप से यानी पूरे चुनाव हुए, ठीक है, पुनः चुनाव हुए। और इस चुनाव में प्राप्त परिणामों के आधार पर नेपाली कांग्रेस के नेता श्री सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया गया। 2013 में फिर से चुनाव होते हैं। 20 सितंबर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू किया गया। और 11 अक्टूबर 2015 को केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। यानी 20 सितंबर 2015 को दोबारा नेपाल में एक नया संविधान बनाया गया, और जिसमें 11 अक्टूबर 2015 जो है केपी शर्मा ओली को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री उसका नाम हमने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 2015 से लगातार जो है नेपाल में लोकतंत्र की परिपाटी चली आ रही है, वहाँ पर जो स्थिति चली आ रही है। अब ये लंबे समय तक रहेगी या नहीं रहेगी दोस्तों, नेपाल की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ की जो जातीय समीकरण है, उसी पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत और नेपाल के पारस्परिक संबंध की। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारे विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। और आप सभी को पता है कि बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी है, आप महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी मौत जो नेपाल में है, और उनका निर्माण स्थान कुशीनगर जो कि भारत में है, और ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें बौद्ध ज्ञान होती है। वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूदा विशेष संबंध का आधार है। 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक मित्रता संधि की गई थी, शांति संधि, और उसी संधि दर पर दोनों देशों के बीच जो है लगातार संबंध रहे हैं। हालांकि बाद में ये संबंध विच्छेद हुए, फिर बाद में दोबारा से 1975 बाद संबंध बनाए गए। यानी हमारे संबंधों में भी उठापटक रहा है, ठीक दोस्तों। अब अगर हम बात करें, भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशेषता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन को सुगम बनाती है। आप सभी पता है कि भारत में कोई भारतीय आसानी से जा सकता है नेपाल के अंदर, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के। ठीक उसी प्रकार से नेपाली भारत में आ सकते हैं, और इवन नेपाल के नागरिक तो भारत में सरकारी नौकरी तक भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों देशों की 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, और वो भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से जुड़ी है। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान व उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है, जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। यानी अमूमन देखा जाए कि हमारे संबंध नेपाल से काफ़ी अच्छे हैं, सुधरे हुए, बट पिछले कुछ वर्षों से संबंध लगातार दोस्तों खराब हो रहे हैं, क्योंकि चीन की बढ़ती सक्रियता, चीन का लगातार नेपाल में दखल अंदाजी करना और नेपाल को सहयोग करना, इससे हमारे संबंध थोड़े से जरूर खराब हुए हैं नेपाल के साथ। विवाद के बिंदु क्या हैं? विवाद के सबसे प्रमुख बिंदु दोस्तों क्या है कि भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है वह उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है, और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है, ये नेपाल कहता है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया है, जो उत्तराखंड के काला पानी
लिम्पियाधारा और लिपुले को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। और नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में सुगौली संधि का जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 के तहत काली महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिपियाधारू, काला पानी और लिपुलोक शामिल नेपाल का अभिन्न अंग है। अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों नेपाल ने भारत का जो सड़क जा रही थी केदार धाम यात्रा को लेकर, उस सड़क निर्माण कार्य को भी नेपाल ने रोक दिया है। तो संबंध थोड़े से बिगड़े हैं पहले से अपेक्षा, बट संबंध अगर हम देखें ऐतिहासिक रूप से तो उठा पटक वाले हमेशा से रहे हैं। सहयोग के बहुत सारे क्षेत्र हैं भारत और नेपाल के बीच। आप सभी को पता है कि नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि बुद्ध का जन्म जो वर्तमान नेपाल में से लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोध गया है, जहाँ उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और बोध गया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी के रिश्ता का नाम भी दिया गया है। रामायण सर्किट में आपको बताते चलो दोस्तों क्या है कि रामायण सर्किट की अगर हम बात करें, चूँकि जो सीता माता है, सीतामढ़ी है, वो नेपाल के पास समीप स्थित है, वहाँ पर ही सीता माता से संबंधित है। तो वहाँ भी रामायण सर्किट की जो परियोजना चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों नेपाल के सहयोग से हमारे से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी के साथ आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेशक का सबसे बड़ा स्रोत भी है। और भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रागमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है और भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, जैसे इनका प्रयोग नेपाल में निर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थित भी हैं। तो ये कुछ हमारे नेपाल और भारत के सहयोग के क्षेत्र हैं। अब हम बात करने में दोस्तों मालदीव, ठीक है, मालदीव लक्षद्वीप सागर आप देख सकते हैं मालदीव की है। तो मालदीव दोस्तों जो क्या है, मालदीव IPA या मालदीव द्वीप समूह, इसे आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य या हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश के नाम से जानते हैं, जो मिनिकॉय आइलैंड के और चागोस आर्किपेलागो के बीच 26 परमाणु द्वीपों की एक दोहरी चेन, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू के उत्तर दक्षिणी दिशा में है, से बना है। तो मालदीव एक कह सकते हैं एक द्वीपीय राष्ट्र है, देश है, जो मिनिकॉय आइलैंड के चागोस के बीच स्थित है। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है। क्षेत्रफल इसका 300 किलोमीटर है और इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ठीक है। चलिए, मालदीव की स्थिति कैसी थी दोस्तों, तो मालदीव जो है 1968 तक इस पर राजा का शासन, ये सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई। कहाँ पर, मालदीव में। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। यहाँ की राजनीति में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP की राजनीतिक मामले में बहुत भागीदारी, यानी एक सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कौन सी यहाँ की है, वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि उस चुनाव में विपक्षी दलों को भी कानूनी मान्यता दे दी गई मालदीव की, अगर हम बात करें दोस्तों तो। क्लियर। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे मालदीव के साथ भारत के जो संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण हैं और गर्मजोशी से भरे हुए हैं। और 1988 में दोस्तों अगर हम बात करें, 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ पर एक सेना भी भेजी थी। और भारत और मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और मालदीव ने दोस्तों 2020 में, जी हाँ 2020 में अगर हम बात करें, 2020 में 4 समझौते किए हैं, ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं और खेल, युवा मामलों के सहयोग पर मालदीव भारत के बीच एक साझी सीमा पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम दोनों संबंध स्थापित करते हैं और सही रूप से संबंध स्थापित करते हैं, हम गर्मजोशी से एक दूसरे का हमेशा स्वागत करते हैं। तो ये है दोस्तों मालदीव। क्लियर। तो ये यानी हमारा इस चैप्टर का, यानी जो समकालीन दक्षिण एशिया और विश्व का एक कंप्लीट दोस्तों फाइनल जो है आपका, आप कह सकते हैं कि एक
पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों हम इस चैप्टर के 2 चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे, वो है दोस्तों सार्क और आपका साप्ता। ठीक है, सार्क और साप्ता जो है आ रहा है, इसमें कुछ पार्ट्स आ रहे हैं तो वो भी हम करेंगे। वीडियो दोस्तों अगर आप पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आप देखते जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए पॉलिटिकल मास्टर को। और इसी तरह से दोस्तों अगर आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी है, जाननी है, संबंधी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो संबंधी, इस पार्ट से कोई भी क्वारीज हो, कोई भी डाउट्स तो आप हमसे पूछ सकते हैं सीधा कमेंट बॉक्स में, या हमें आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।